गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट पार्ट 2 में पार्ट 2 यादृच्छिक चल और असतत संभावना वितरण सीख रहे हैं, जिसमें अलग अलग 3 वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोग को सबसे पहले वीडियो में थियरी, उसके बाद दूसरे वीडियो में 2.1 का पहला, दूसरा और तीसरा, और लास्ट वीडियो यानी तीसरे वीडियो में मैंने आपको सेक्शन सी का पहला, दूसरा, तीसरा और सेक्शन डी का पहला, दूसरा, तीसरा इतना पूरा करवा दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 चौथे वीडियो में मैंने करवाया, और आज हम एक तरह से इस पार्ट का 5वां वीडियो देखने जा रहे हैं। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 पूरा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 79, कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 6, एक पासे को 2 बार यादृच्छिक रूप से उछाला जाता है। तो अब संभावना वाले चैप्टर से ही आपको अच्छे से मालूम है कि अगर एक पासे को अगर हम 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना आएगा, 36। लेकिन यहाँ पे 36 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अब हमें और आपको लगभग सबको अच्छी तरह से पता है कि 36 परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं। आपके माइंड में एकदम क्लियर हो गया होगा, 1-1 से लेकर 6-6 तक ऐसे कुल कितने परिणाम होंगे, 36। आगे, दोनों पासों पर मिलते अंकों के योग का संभावना वितरण प्राप्त करें तथा उन योगों की अपेक्षित संख्या प्राप्त करें। तो आपको एक तरह से क्या करना है, तो संभावना वितरण तैयार करना है और अपेक्षित मूल्य यानी कि ई ऑफ एक्स यानी मध्यक आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो दोनों पासों पे जो मिलते अंकों का योग है उसे हमें क्या कहना पड़ेगा, एक्स, क्योंकि जिसका आपको संभावना वितरण तैयार करना होता है वो क्या होता है, यादृच्छिक चल। यादृच्छिक चल x के संभावना वितरण को ही हम असतत संभावना वितरण कहते हैं। तो जिसका भी आपको संभावना वितरण तैयार करना है उसको आपको x मानना होगा। तो हमें किसका संभावना वितरण तैयार करना है, तो दोनों पासों पर मिलते अंकों के योग का संभावना वितरण तैयार करना है। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा दोनों पासों पर मिलते अंकों का योग, जिसे आपको क्या कहना होगा, x। उसकी जो संभावना होगी उसे क्या कहना होगा, p ऑफ x, और आपको उसका माध्य ज्ञात करना है, इसलिए xi इंटू p ऑफ xi। चलो, अब दोनों पासों पे जो अंकों का योग है वो कम से कम कितना आ सकता है और अधिक से अधिक कितना आ सकता है। तो किसी पासे पे कम से कम एकदम कम आएगा तो कितना आएगा, तो दोनों पासों पर 1 और 1 आ सकता है, उससे कम नहीं आ सकता है। तो 1 और 1 आएगा तो उसको जोड़ने पे कितना होगा, 2। ठीक उसी तरह से दोनों पासों पर अधिक से अधिक कितना आ सकता है, तो 6 और 6, तो 6 और 6 कितना होगा, 12। तो पासों पर आए हुए अंकों का योग कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 2 से लेकर 12 तक, यानी कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है। तो पासे पे आए हुए अंकों का योग कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 2 से लेकर 12 तक हो सकता है। कैसे पता किया हमने, तो पासों पर कम से कम कितना अंक आ सकता है, तो 1 और 1 आ सकता है। तो 1 और 1 को जोड़ने पे कितना होगा, 2। और अधिक से अधिक कितना आ सकता है, तो 6 और 6 आ सकता है। तो 6 और 6 कितना होता है, 12। तो 2 से 12 तक कुछ भी आ सकता है। अब हमें ये चेक करना है कि 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा जोड़ने पर, 4 कितनी बार आएगा, ऐसा हमें चेक करना है। और ऐसा चेक करके जो सानुकूल परिणाम आएगा वो ऊपर, और कुल परिणाम तो हमें से पहले से पता ही है 36। जैसे कि 2 कब आ सकता है, जब पासे पर 1 और 1 आएगा। पासे पे क्या आएगा, 1-1, तो वो कितनी बार आएगा, पूरे 36 बार में से एक बार ऐसा होगा जब दोनों पासों का योग क्या होगा, 36। तो यहाँ पे आएगा 1/36। उसी तरह से 3 कब हो सकता है, तो पहली वाली लाइन में कितनी बार हो सकता है, तो पहली वाली लाइन में 1 बार हो सकता है। क्या कब हो सकता है, 3, जब 1 और 2 आएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3। दूसरी वाली लाइन में भी कितनी बार आ सकता है, तो 1 बार आ सकता है। कब, जब 2 और 1 रहेगा। और तीसरी वाली लाइन में तो आ ही नहीं सकता, बराबर। तो कितनी बार आ सकता है, 2 बार, तो 2/36। अब आप लगभग समझ ही गए होंगे, ये लगातार ऐसे ही बढ़ते जाएगा, क्योंकि 4 है तो वो भी सभी 4 से पहले कितना संख्या है, तो 4 से पहले 1, 2, 3, तो सब लाइन में 1-1 बार आएगा, और खुद की लाइन में नहीं आ सकता। क्यों खुद की लाइन में नहीं आ सकता, क्योंकि जोड़ने पर 4 से तो ज़्यादा हो जाएगा ना खुद की लाइन में, उसके 4 के लाइन में अगर हम जाएंगे तो पहली लाइन में क्या हो सकता है, तो 1-3, दूसरी लाइन में 2-2, और तीसरी लाइन में 3-1। तो 3 बार ऐसा होगा जब पासों पर आए हुए अंकों का योग कितना होगा, 4 होगा, तो 3/36। उसी तरह से 5 के लिए क्या होगा, 4/36। कौन सा 4 संख्या होगी, तो 1-4, 2-3, 3-2 और 4-1। फिर 6 की कितनी बार आ सकता है, तो 1 से लेकर 5 तक की लाइन में सब में 1-1 बार, यानी कितनी बार, 5 बार। कौन सा 5 बार, तो 1-5, 2-4, 3-3, 4-2 और 5-1। तो ये 5 बार आ सकता है।
7 कितनी बार आ सकता है? तो 7 सभी के सभी लाइन में एक एक बार आ सकता है। पहली वाली लाइन में 1 6, फिर 2 5, फिर 3 4, फिर 4 3, फिर 5 2 और फिर लास्ट वाली लाइन में 6 1। तो 6 बार ऐसा हो सकता है। और यहाँ से फिर घटते हुए चला जाएगा, एक एक कम होता जाएगा। कैसे? तो 8 कितनी बार आ सकता है? तो 8 पहली लाइन में नहीं आ सकता, नीचे के सभी लाइन में आ सकता है, लेकिन पहली लाइन में 8 नहीं आ सकता। तो दूसरी लाइन से स्टार्ट होगा, 2 6 होगा तब 8 आ सकता है, 3 5, फिर 4 4, 5 3 और 6 2। तो कितनी बार आएगा? 5 बार। तो यहाँ से घटता चालू हो जाएगा, यानी 5/36। 9 कितनी बार आ सकता है? तो 4 बार, तो 4/36, क्योंकि 9 जो है वो पहली और दूसरी दोनों ही लाइन में नहीं आएगा, ठीक है। तीसरी लाइन में आएगा 3 6, फिर उसके बाद 4 5, 5 4 और 6 3। उसी तरह से 10 कितनी बार आ सकता है? 3 बार आ सकता है। 11 कितनी बार आ सकता है? 2 बार आ सकता है। और 12 कितनी बार आ सकता है? 1 बार। कब आ सकता है? 1 बार, जब दोनों पासे पे 6 और 6 होगा। आज काम एकदम आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि सबका जो हर है वो समान है, सबका हर समान है। अगर आपको चेक करना हो कि आपने ये सही किया है कि गलत किया है, तो यहाँ पे जोड़ने पे क्या आ जाना चाहिए? 36/36, क्योंकि 36/36 आएगा तो ही 1 होगा। और हम जानते हैं कि संभावना का जो कुल योग होता है वो कितना होता है? 1। नहीं हो रहा होगा मतलब आपने कुछ गलत किया होगा। तो एग्जाम में आप ऐसे एक बार चेक कर सकते हैं। अब गुना करते हैं इन दोनों का, तो 2 का गुना 1 से तो 2, 2/36। 3 का गुना 2 से तो 3 दूनी 6, 6/36। 4 का गुना 3 से तो 4 3 12, 12/36। 5 का गुना 4 से तो 5 चौक 20, 20/36। 6 का गुना 5 से 6 पंचे 30, 30/36। 7 का गुना 6 से 42, 42/36। 8 का गुना 5 से 40, 40/36। 9 का गुना 4 से 36/36। 10 का गुना 3 से 10 3 30, 30/36। 11 का गुना 2 से 11 दूनी 22, 22/36। और 12 का गुना 1 से 12 एकम 12, 12/36। अब अपेक्षित मूल्य ई ऑफ एक्स बराबर सिग्मा एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई, इन सबका योग। तो जोड़ दो सबको, कितना? 252/36 कट रहा है पूरा पूरा। 252/36 करके देखो, पूरा पूरा कट रहा है। कितनी बार में? 7। तो ई ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 7। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक संदूक में 4 लाल है और 2 नीले रंग का गेंद है। लाल रंग का कितना गेंद है? 4। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक संदूक में लाल रंग की 4 गेंद है और नीले रंग की 2 गेंद है। कुल मिलाकर कितनी गेंदे हैं? तो कुल मिलाकर 6 गेंदे हैं। लाल रंग की 4 और नीले रंग की 2, इस तरह से कुल मिलाकर कितनी गेंदे हैं? 6 गेंदे हैं। आगे क्या लिखा है कि एक साथ यादृच्छिक रूप से 3 गेंदों का चयन किया जाता है। ये जो कुल 6 गेंद है, 6 में से 3 गेंद चुना जाए। कितना गेंद चुना जाए? 3 गेंद। तो अभी से हम समझ सकते हैं कि इसका कुल परिणाम कितना आएगा? 6C3। वो हल कर लेंगे। 6C3 का मतलब 6 × 5 × 4 और नीचे 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 6 होता है, 6 से 6 कट जाएगा। कितना आएगा? 5 × 4 यानी 20 आएगा। आगे, यदि x यह चुने गए गेंद में लाल रंग के गेंद की संख्या प्रदर्शित करता है। x क्या प्रदर्शित करता है? चुने गए गेंद में लाल गेंद की संख्या। ऐसा हो तो अंडरलाइन कर दीजिए उसके ऊपर। x यह चुने गए गेंद में लाल रंग के गेंद की संख्या प्रदर्शित करता है, तो x का संभावना वितरण प्राप्त कीजिए और अपेक्षित मूल्य यानी कि माध्य प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे लाल रंग के गेंद की संख्या, लाल रंग की गेंद की संख्या, जिसे हमें क्या नाम देना है? x। उसका संभावना वो क्या कहलाएगा? p ऑफ x। और एक लास्ट कॉलम xi इंटू पी ऑफ xi। अब लाल रंग का गेंद कम से कम कितना हो सकता है और अधिक से अधिक कितना हो सकता है? लाल रंग का ही क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि उन्होंने क्या कहा है? लाल रंग के गेंद की संख्या को आपको x कहना है, तो लाल रंग के गेंद की संख्या को हमने x कह दिया। अब लाल रंग की गेंद की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो लाल रंग की गेंद की संख्या ऐसे तो कम से कम 0 भी हो सकती है, लेकिन 0 यहाँ होगा नहीं। यहाँ पे कम से कम कितना होगा? 1। कम से कम 1 हो सकता है और अधिक से अधिक 3 हो सकता है। 0 क्यों नहीं हो सकता वो सुनिए। ऐसा नहीं कि 0 कभी नहीं होगा, हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि नीले रंग का 2 ही गेंद है
और कुल मिलाकर 6 में से हमें कितना गेंद पसंद करना है, 3 गेंद। तो कभी भी मैं बॉक्स में हाथ डालकर अगर 3 गेंद पसंद करूंगा तो ना चाहकर भी एक लाल गेंद तो आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि नीला कितना है, 2 ही है। तो अगर दोनों के दोनों नीला आए तो भी तो एक तो लाल आएगा ही। लेकिन अगर यही 3 नीला गेंद अगर हमारे पास होता तो लाल गेंद की संख्या 0 भी हो सकती थी कभी। कब? जब तीनों के तीनों गेंद कैसे होते, नीले रंग के होते। लेकिन यहाँ पे नीले रंग का कितना गेंद है हमारे पास, 2, और कुल 6 में से हमें हर बार कितना गेंद पसंद करना है, 3 बार। तो कभी भी अगर हम 6 में से 3 गेंद पसंद करेंगे तो हो सकता है कि दोनों के दोनों नीले निकले, लेकिन एक तो बचेगा ना, जो क्या हो सकता है, लाल। इसलिए यहाँ पे लाल रंग की गेंद की संख्या 0 नहीं हो सकती। कब हो सकती थी? जब नीले रंग की गेंद की संख्या 3 या उससे ज्यादा होती, तब यहाँ पे लाल रंग की गेंद की संख्या 0 हो सकती थी। ठीक है, तो अभी पॉसिबल 0 नहीं है। तो कितना कितना हो सकता है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। आपको लगेगा सर लाल रंग का तो 4 है, तो 4 भी हो सकता है। नहीं, लेकिन हमें पसंद ही 3 करना है ना। 6 में से कितना गेंद चुनना है, 3, तो 4 कैसे हो सकता है, 4 तो पर लेना ही नहीं ना एक भी बार, इसलिए। अब चलिए संभावना करते हैं, इसका संभावना ज्ञात करते हैं। तो लाल रंग की गेंद की संख्या को हमने x कहा है, तो लाल रंग की गेंद की संख्या कितनी, 1। कितने में से 1, 4 में से 1, तो 4C1। लेकिन कुल मिलाकर हमें कितना गेंद पसंद करना है, 3 गेंद पसंद करना है, और उस 3 में से लाल रंग का गेंद कितना है, 1। तो बाकी के 2 किसके होंगे, ब्लू रंग के, नीले रंग के। तो नीले रंग के हमारे पास कितने हैं, 2। तो 2 में से 2 यानी 2C2, और बटे में कुल कितना है, तो बटे में कुल है 6 में से 3, 6C3। फिर से समझ लीजिए, लाल रंग की गेंद को हमने x कहा है, अपनी मर्जी से नहीं, उन्होंने ही कह कर दिया है। लाल रंग की गेंद की संख्या 1, कितने में से 1, तो लाल रंग की कुल गेंद कितनी है, 4, 4 में से 1, तो 4C1। अब ये 2C2 कहाँ से आ गया, तो हर बार हमें 6 में से 3 गेंद पसंद करना है, 3 में से 1 लाल है, तो बाकी के 2 क्या होंगे, नीले। वो नहीं कहा है तो भी हमें ऐसा लिखना तो पड़ेगा ना। तो 2 नीले, कितने में से 2 नीले, तो 2 में से 2 नीले, तो 2C2। और कुल कितने, तो कुल 6 में से 3 यानी 6C3। अब इसको हल कर देंगे, 4C1 का हल करेंगे तो 4 ही आएगा, 2C2 को हल करेंगे तो 1 होगा, तो 4 × 1 करेंगे तो 4, और 6C3 को हल कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो 6 × 5 × 4 बटे में 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1 से 6 कट जाएगा, कितना आएगा, 20। और हर बार 6C3 का उपयोग होने वाला है, तो हर बार कुल परिणाम के रूप में कितना आएगा, 20, क्योंकि बटे में तो सब में 6C3 ही आएगा। चलिए अब इसको करते हैं, 2 क्या है, तो लाल रंग की गेंद की संख्या है 2, कितने में से 2, तो 4 में से 2, तो 4C2। और हमें 6 में से कितना गेंद पसंद करना है, 3 में से 2 कैसे है, लाल रंग वाले, तो 1 कैसे होंगे, नीले रंग वाले। तो नीले रंग वाला कुल कितना है, तो 2 में से कितना नीला रंग वाला होगा, तो 1। क्यों 1 ही होगा इस बार, यहाँ तो 2 लिखा था, यहाँ पे क्यों 1 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे लाल रंग वाले कितने हो गए, 2 हो गए, और हमें कुल कितना पसंद करना है, 3 में से 2 लाल रंग वाले हो गए, तो 1 कैसा होगा, नीले रंग वाला, तो 2C1। और बटे में कुल कितना है, तो 6C3, 6 में से 3, तो 4C2 को हल करेंगे तो 4C2 कितना होगा, 6। कैसे, तो 4 × 3 यानी 12 बटे में 2 × 1, तो 12 भागे 2 करेंगे तो कितना होगा, 6। और 2C1 कितना होगा, 2, तो 6 दूनी 12, 12 बटे में 20। ये तो आप डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं डिफरेंस से, तो इनका कुल योग 1 होता है, यानी 20 बटे 20 होना चाहिए। तो 12 और 4 16 हो चुका है, तो अगला वाला अभी से हम बता सकते हैं कि अगले वाले का आंसर कितना आना चाहिए, 4 बटे 20। अभी से बता सकते हैं, ऐसे हल करेंगे हम, लेकिन अगर हमें जानना हो कि अगले वाले का आंसर कितना होगा, तो इन तीनों को मिला के 20 बटे 20 होना चाहिए, तभी तो 1 होगा। उसमें से 12 और 4 16 हो गए, तो अगले वाले का आंसर अभी से हम कह सकते हैं कि 4 बटे 20 आने वाला है। चलिए देखते हैं, लाल रंग की गेंद की संख्या कितनी इस बार, 3। कितने में से 3, तो 4 में से 3, तो 4C3 गुने नीले रंग का कितना, तो नीले रंग का 1 भी नहीं, क्योंकि इस बार तीनों के तीनों कैसे हो गए हैं, लाल रंग वाले, तो नीले वाला क्या होगा, 0। तो या तो आप लिखो या तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, 2C0 दर्शाने के लिए मैंने दर्शा दिया। बाकी आप खाली 4C3 लिखते तो भी चलता, लेकिन जब आपको लगता है कि लाल रंग का गेंद तो लिया ही नहीं सर ने, अभी भी लिया नहीं है, लेकिन दर्शाया है कि मतलब 2 में से 1 भी नहीं, 0। बटे में कुल कितना, 6C3। 4C3 को हल करेंगे तो 4 × 3 × 2, और नीचे 3 × 2 × 1, 3 2 3 2 कट जाएगा, कितना आएगा, 4। और 2C0 कितना होगा, 1, तो 4 का गुना 1 से 4, और बटे में कुल कितना, 20। अच्छी बात यह है कि सबका हर समान है। जिस भी सवाल में हर समान रहेगा आपका काम आसान रहेगा, हर समान काम आसान। चलो अब आगे इन दोनों का गुना करेंगे हम। 4 का गुना 1 से 4 बटे 20, 12 का गुना 2 से 12 दूनी 24 बटे 20, और 4 का गुना 3 से 4 तिहाई 12 बटे 20। हमें क्या निकालना है, अपेक्षित मूल्य। तो अपेक्षित मूल्य E ऑफ x बराबर समेशन xi इंटू pxi, और वो हमें मिल चुका है कितना, तो हम जोड़ लेंगे यहाँ पे 24 और 12 36 और 4 40, 40 बटे 20 कट जाएगा,
40 20 को आप काटोगे तो कितना आएगा 2, तो 2 आपका फाइनल आंसर हो गया। और ऐसा ही सवाल है लगभग 9वां, तो इसलिए पहले 9वां देख लीजिए और फिर 8वें को आराम से आपको देखना है, क्योंकि आज जो हम सवाल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, उसमें थोड़ा 8वां जो है वो थोड़ा बड़ा भी है इनसे और थोड़ा कन्फ्यूजन जैसा भी है, बराबर। तो पहले 9वां देख लीजिए। एक दुकानदार के पास एक संदूक में 6 टिकट है। कितने टिकट है? 6। उसमें से 2 टिकट 10 रुपये का इनाम वाला है और शेष टिकट 5 रुपये का इनाम वाला है। तो 10 रुपये का इनाम वाला कितना टिकट है? 2। 10 रुपये इनाम वाला कितना टिकट है? 2 टिकट है। 5 रुपये इनाम वाला कितना टिकट है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन कुल टिकट कितना है वो मालूम है। कुल हमें मालूम है कि कुल कितनी टिकट है? 6। अब कुल 6 टिकट में से 2 अगर 10 वाला इनाम वाला है और बाकी का 5 वाला, तो बाकी का कितना बचा? तो 6 में से 2 घटा देंगे तो बाकी के कितने बचे? 4। 4 टिकट ऐसे होंगे जो 5 रुपये के इनाम वाले होंगे। अच्छी बात यह है कि सब इनाम वाला ही टिकट है, बाकी ऐसा बहुत कम ही संयोग में होता है। यदि संदूक में से एक टिकट का चयन किया जाए, कितने टिकट का? 6 में से एक टिकट का, 6 में से एक टिकट चुने। चलिए, तो यानी कुल परिणाम अभी से हमें मालूम है कि कुल परिणाम कितना होगा? 6C1, यानी कितना होगा? 6। आगे, यदि संदूक में से एक टिकट का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाए तो इनाम का अपेक्षित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी इनाम को हमें क्या कहना होगा? X कहना होगा। इनाम की रकम को हमें क्या कहना होगा? X। उसकी संभावना P ऑफ X, और संभावना के साथ हमें अपेक्षित मूल्य चाहिए, इसलिए XI इंटू P ऑफ XI। बस, इनाम 2 ही है, एक 10 रुपये वाला इनाम और एक 5 रुपये वाला इनाम। बहुत छोटा सा आसान सवाल है एकदम। चलिए, टिकट कितना पसंद करना है? 1, और वो 10 वाला इनाम लग जाए। हम 6 में से एक टिकट चुने और वो टिकट 10 रुपये का, मतलब जिसमें 10 रुपये का इनाम है वो टिकट हो। 10 वाला इनाम वाला कितना टिकट है हमारे पास? 2। 2 में से कितना? तो 1, तो 2C1। अब ऐसा मत बोला तो 5 वाला कितना? 5 वाला कितने की जरूरत ही नहीं होगा ना, क्योंकि एक ही टिकट पसंद करना है। हाँ, 2 टिकट पसंद करना होता तो हम ऐसा कह सकते थे कि एक 10 वाला हो, एक 5 वाला हो, या दोनों के दोनों 10 वाले हो, या दोनों के दोनों 5 वाले हो। तो ऐसे 3 ऑप्शन बनते कि एक अगर 2 टिकट पसंद करना होता तो पहला ऑप्शन बनता है कि दोनों के दोनों 10 वाले हो, दूसरा का ऑप्शन दोनों के दोनों 5 वाले हो, या तीसरा ऑप्शन कि एक 10 रुपये वाला हो और एक 5 रुपये वाला हो। लेकिन अभी टिकट एक ही पसंद करना है, तो फिक्स हो गया, या तो 10 वाला होगा या तो 5 वाला होगा। तो अगर 10 वाला होगा तो 10 वाले कितने टिकट है हमारे पास? 2। 2 में से एक यानी 2C1, और कुल कितने हैं? 6। 6 में से एक यानी 6C1। 2C1 2 ही होगा और 6C1 6 ही होगा। उसी तरह से 5 वाला टिकट अगर होगा तो 5 वाला, लेकिन कुल कितना है? 4, तो ऊपर क्या होगा? 4C1, और नीचे कुल टोटल टिकट कितनी है? तो 6, 6C1, तो ये कितना आ जाएगा? 4/6। चेक करना हो चेक कर लो, 4 और 2 6, 6/6 यानी कितना होता है? 1। हमेशा आप चेक कर ही लिया करो, सिग्मा P ऑफ X कितना होना चाहिए? 1, यानी सही है। अब बस हर समान है तो आपका काम भी बहुत आसान है, और भी 2 ही बार। 2 का गुना 10 से 20, 20/6। 4 का गुना 5 से, तो ये भी 20/6। 20 और 20 40/6। अब लिखेंगे इनाम का अपेक्षित मूल्य। इनाम का अपेक्षित मूल्य E ऑफ X बराबर 40/6, कट जाएगा 2 से, 2 20 दूनी 40 और 3 दूनी 6, यानी 20/3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब इधर से थोड़ा मिटा कर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कठिन है। एक सिक्का जब तक छाप मिले तब तक, या 5 काटा मिले तब तक उछाला जाता है। यानी एक बार ऐसे ही स्वाध्याय 1.1 में ऐसा ही एक सवाल था, लेकिन उसमें क्या लिखा था कि छाप मिले तब तक, कब बंद करना है वैसा कुछ नहीं लिखा था। छाप मिलेगा वैसे ही प्रयोग पूरा, तो उसका कोई निश्चित परिणाम नहीं था। हो सकता है पहले प्रयोग में छाप मिले H आए, या हो सकता है पहले में काटा मिले दूसरे में छाप मिले यानी TH हो, TTH, TTTH ऐसा था। देखिए, इसमें फिक्स बताया कि छाप मिले तो प्रयोग पूरा, या तो फिर 5 बार लगातार काटा मिल जाए तो प्रयोग पूरा माना जाएगा। यदि यादृच्छिक चल X या सिक्के को कितनी बार उछालने की आवश्यकता होगी वह प्रदर्शित करता हो। X क्या प्रदर्शित करता है? सिक्के को उछालने की संख्या। सिक्के को उछालने की संख्या, उसको क्या कहना है? हमें X कहना है। चलो आगे क्या लिखा है कि तो उसे X कहे
तो यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण प्राप्त करके उसके माध्य और विचरण की गणना करना है। तो संभावना वितरण प्राप्त करना मतलब p ऑफ x, उसका माध्य और विचरण प्राप्त करना है तो उसके लिए दो कॉलम xi इंटू पी ऑफ xi और xi स्क्वायर इंटू पी ऑफ xi, क्योंकि जो माध्य है e ऑफ x उसका सूत्र क्या होता है, तो समेसन या सिग्मा xi इंटू पी ऑफ xi। ओके, ये पक्का है कि सिक्का कितनी बार उछालना पड़ेगा, तो सिक्का 5 बार उछालना पड़ेगा, ये तो कंफर्म हो गया। कैसे? क्योंकि 5 बार टेल मिल सकता है। हेड का तो पता नहीं कि पहली बार में हेड आएगा कि दूसरी बार में आएगा कि तीसरी बार में आएगा कि 5वीं बार में आएगा कि 10वीं बार में आएगा, वो फिक्स नहीं है। लेकिन उन्हें जो अथवा में परिणाम बोला है कि 5 बार टेल आएगा तो भी चलेगा, तो 5 बार टेल तक का तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो 5 बार तक का टेल का मतलब 5 बार सिक्का उछालेंगे तो ही 5 बार टेल होगा। तो ये कंफर्म हो गया कि सिक्के को अधिक से अधिक कितनी बार उछालना पड़ेगा, 5 बार। तो एक बार से स्टार्ट करते हैं। तो मैं उसका साइड में लिखने जा रहा हूँ, ये लिखना कोई जरूरी नहीं, लिखने आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। बाकी सिक्का उछालने का जो संख्या है वो तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। बस सिक्के को मैक्सिमम हमें 5 बार उछालना पड़ सकता है। एक बार क्यों? हो सकता है कि हमने पहली बार उछाला और एच आ गया, हेड आ गया। उन्होंने 2 कहा है ना कि अगर हेड आएगा तो भी चलेगा या 5 बार टेल आएगा तो भी चलेगा। तो मैंने सिक्के को उछाला, पहली बार में क्या आ गया हो, हेड आ गया हो, तो ठीक है, सही है वो जैसा उन्होंने कहा है। तो यहाँ पे जब सिक्के उछालने का जो प्रयोग है उस हिसाब से सिक्के को एक बार उछालेंगे तो उसका कुल परिणाम कितना होगा, 2। सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो उसका कुल परिणाम कितना होगा, 2 के घाते 2 यानी 4। सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो उसका कुल परिणाम क्या होगा, 2 के घाते 3 यानी 8। सिक्के को 4 बार उछालेंगे तो उसका कुल परिणाम क्या होगा, 2 के घाते 4 यानी 16। और सिक्के को 5 बार उछालेंगे तो उसका कुल परिणाम क्या होगा, 2 के घाते 5 यानी 32। यानी ये कंफर्म है कि इसके नीचे 2, फिर यहाँ 4, यहाँ 8, 16 और 32। तो जब एक बार सिक्के को उछालेंगे तो 2 परिणाम क्या हो सकता है, हेड या टेल। उसमें से क्या आया, हेड, तो 1/2। हर बार ये ऊपर का भी सानुकूल परिणाम एक ही रहेगा। अब इसमें कैसे एक रहेगा, तो इसमें पहली बार टेल आया होगा तभी हमें सिक्का दूसरी बार उछालने की जरूरत पड़ी होगी। पहली बार अगर हेड आया होता तो दूसरी बार उछालना ही नहीं पड़ता। पहली बार क्या आ गया होगा, टेल, तो हमें दूसरी बार उछालने की जरूरत पड़ी होगी और दूसरी बार क्या आया होगा, हेड। तो ऐसा कितनी बार आया होगा, तो 2 सिक्के का जो 4 परिणाम होता है उसमें से ऐसा परिणाम कितनी बार होता है, एक ही बार होता है, TH। बाकी क्या होता है, HT, TT और HH। तो ऐसा वाला परिणाम कितनी बार होता है, एक ही बार। और 2 सिक्के को उछालने का कुल परिणाम कितना होता है, 4। 4 में से कितनी बार, एक बार, तो 1/4। और इतना लंबा समझेंगे तो आपका कन्फ्यूजन भी बढ़ेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। हर बार आपका ऐसे ही करना है। 3 बार वाले में क्या हो सकता है कि पहली बार उछाला होगा तो टेल आया होगा, दूसरी बार भी उछाला होगा तभी भी टेल आया होगा, तभी हमें तीसरी बार उछालने की जरूरत पड़ी होगी, तीसरी बार क्या आया होगा, हेड आया होगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 1, लेकिन 3 बार सिक्का उछाल रहे तो कुल परिणाम कितना है, 8, तो 1/8। उसी तरह से 4 बार में कैसे हुआ होगा, तो टेल, दूसरी बार भी टेल, तीसरी बार भी टेल, और जब चौथी बार उछाला होगा तो क्या आया होगा, हेड। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 बार सिक्का उछालेंगे उसका कुल परिणाम 16, तो 1/16। अब यहाँ 5 वाले में कुल परिणाम कितना, 32। बस यहाँ पे थोड़ा समझना है कि सब में 1 आएगा लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 2। तो ऐसा रट नहीं लेना है कि सब में 1 आएगा और लास्ट वाले में 2। लास्ट वाले में 2 क्यों आएगा वो सुनिए। एक तो आपको जो सीरीज चला आ रहा है वो सीरीज आएगा, जो सीरीज ऊपर से चली आ रही है, H, TH, TTH, TTTH, और इस वाले लाइन में क्या होगा, 4 बार T और H। एक तो वो समझ गए आप, और दूसरा कि पांचों के पांचों बार क्या आ जाए, T आ जाए। तो बोलोगे सर इन सब में नहीं था, तो इन सब में भी होता। अगर उन्होंने कहा होता कि 3 बार T आ जाए तो यहाँ पे ही सवाल खत्म हो गया होता और तब इसमें 2 परिणाम आए होते। अगर उन्होंने कहा होता कि 4 बार T आ जाए तो सवाल यहाँ पे ही खत्म हो गया होता और यहाँ पे भी कितना परिणाम आते, 2 परिणाम आते। एक ये जो दिख रहा है वो, और एक बार 4 बार T वाला परिणाम। तो यहाँ पे कितनी बार कहा है उन्होंने, 5 बार कहा है। तो एक तो ये जो ऊपर से चला आ रहा है वो T, 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 T और H, एक ये, और एक ऐसा भी हो सकता है इसी वाले में, 5 वाले में ही, कि पांचों के पांचों बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो उन्होंने कहा है ना, इसके लिए उसमें 2 आया है। मैं फिर से समझा रहा हूं कि अगर ऐसा कहा होता कि 3 बार टेल आ जाए तो हमारा प्रयोग यहाँ पे ही खत्म हो जाता, लेकिन तब इसमें एक, लेकिन इसमें कितना आता, 2। कौन सा 2, तो एक जो ये दिख रहा है आपको वो, और एक T, T, T। उसी तरह से 4 बार टेल आ जाए तो इसमें 1 परिणाम, इसमें 1 परिणाम, इसमें 1 परिणाम जैसा दिख रहा है, और इसमें कितना परिणाम आता, 2 परिणाम। कैसा 2 परिणाम, तो ये जो एक दिख रहा है वो, और एक T, 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 ऐसे। तो इसमें क्यों 2 आया है, तो अब आप समझ गए होंगे क्यों 2 आया है। एक तो जो सीरीज चला रहा है वो सीरीज, और एक 5 बार जो टेल वाला परिणाम है वो, तो 2/32। 2/32 को अगर काटना चाहो तो काट सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/16। काट इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों क्योंकि पीछे आप आंसर देखोगे तो आपको 2 बार 1/16 दिखाई देगा।
तो कई बार सर टीचर ऐसा लिख भी देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। 2/32 लिखकर 1/16 तो आप समझ भी पाओगे कि क्यों 1/16, नहीं तो आपको लगेगा कि यहाँ पे भी 4 बार सिक्का उछाला, यहाँ पे भी 4, नहीं, यहाँ पे 5 बार सिक्का उछाला है, लेकिन सानुकूल परिणाम कितना आया है 2, इसलिए 2/32 जो कट के क्या हो जाएगा 1/16। ये समझने के बाद फिर ये काम जो है वो नॉर्मल काम है, ये आपने बहुत बार किया हुआ है। गुना करना है, तो 1 का गुना 1/2 से तो क्या होगा 1/2, 1/4 का गुना 2 से तो 2/4, 1/8 का गुना 3 से तो 3/8, 1/16 का गुना 4 से तो 4/16, 1/16 का गुना 5 से तो 5/16। उसी तरह से xi का गुना वापस xi से करेंगे तो xi स्क्वायर आएगा, यानी 1/2 का गुना 1 से तो 1/2, 2/4 का गुना 2 से तो 4/4, 3/8 का गुना 3 से तो 9/8, 4/8 16 का गुना 4 से तो 16/16, और 5/16 का गुना 5 से तो 5×5 = 25/16। चलिए पहले माध्य ई ऑफ एक्स बराबर सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई, तो सबका हर बराबर नहीं है, थोड़ा सवाल कठिन था, ऊपर से अब और कठिन हो गया कि हर बराबर नहीं है, तो आपको लसा निकाल के सबको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 प्लस 4/16 प्लस 5/16। लसा कितना आएगा, तो लसा आएगा 16। 16 भागे 2 करेंगे तो कितना आएगा 8, 8 का गुना 1 से 8 एकम 8, 16 भागे 4 करेंगे तो 4, 4 का गुना 2 से 4 दूनी 8, 16 भागे 8 करेंगे 2, 2 का गुना 3 से 3 दूनी 6, 16 भागे 16 करेंगे 1, 1 का गुना 4 से 4 एकम 4, 16 भागे 16 करेंगे 1, 1 का गुना 5 से 5 एकम 5, जोड़ दीजिए सबको 31/16। ये क्या आ गया ई ऑफ एक्स, ये हो गया माध्य। अब हमें क्या निकालना है, विचरण प्राप्त करना है। तो विचरण प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना निकालना होगा v ऑफ x, और v ऑफ x के लिए हमें क्या चाहिए ex स्क्वायर चाहिए। तो ex स्क्वायर बराबर सिग्मा xi स्क्वायर इंटू पी ऑफ xi। तो यहाँ पे भी हमें सबको जोड़ना पड़ेगा, तो कितना कितना है, तो 1/2 प्लस 4/4 प्लस 9/8 प्लस 16/16 प्लस 25/16। अब फिर से लसा कितना 16, 16 भागे 2 करेंगे तो 8, 8 का गुना 1 से तो 8 एकम 8, 16 भागे 4 करेंगे तो 4, 4 का गुना 4 से 4 चौक 16, 16 भागे 8 करेंगे 2, 2 का गुना 9 से 9 दूनी 18, 16 भागे 16 करेंगे तो 1, 1 का गुना 16 से तो 16, 16 भागे 16 करेंगे तो 1, 1 का गुना 25 से तो 25। सबको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा ex स्क्वायर। इन सबको जोड़ेंगे हम तो 83/16। ओके, अब आपको क्या निकालना है, विचरण। तो विचरण v ऑफ x बराबर ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर। तो ex स्क्वायर आपका आया है 83/16 माइनस ex आया है 31/16 का होल स्क्वायर। तो 83/16 माइनस 31 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना 961, और 16 का वर्ग करेंगे तो 256। अब लसा लेंगे तो 16 और 256 का लसा सोचना भी नहीं है आपको, क्योंकि आपने 16 का ही वर्ग करके 256 आया है। तो लसा कितना होगा 256, 256 में 16 का भाग लगाएंगे तो कितना होगा 16, 16 का गुना 83 के साथ 3 कितना 1328 माइनस 961। क्यों 961, क्योंकि 256 भागे 256 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुना 961 से करेंगे तो 961 घटाओ कितना 1328 माइनस 961 करो 367 बटे में 256। नहीं कटेगा तो ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। तो इस तरह से हमने स्वाध्याय 2.1 को पूरा कर लिया है। अब असतत संभावना वितरण से जुड़ा हुआ सेक्शन ई का पहला, दूसरा और सेक्शन एफ का पहला सवाल, ये सेक्शन सी और डी तो हमने ऑलरेडी कर ही लिया है। तो ये हम अगले वीडियो में सेक्शन ई का पहला, दूसरा और सेक्शन एफ के पहले सवाल को देखेंगे। तो हमारा इस पार्ट का जो पार्ट 1 भाग है असतत संभावना वितरण वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम चालू करेंगे द्विपद संभावना वितरण।